हेलो। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एज अ वन शॉट समझने वाले हैं। जो कंप्लीट स्टोरी है एक ही वीडियो में क्या है इस चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत इस इमेज से दिखाई गई शो की गई है। इस इमेज में बताया गया है फ्रेडरिक सोरियू का विजन। फ्रेडरिक सोरियू 1848 में 4 प्रिंट्स डिजाइन करता है, बनाता है, जिसमें से एक जो प्रिंट है वो क्लास 10th में एक्सप्लेन की गई है। इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियू एक सपना देखता है, एक यूथोपियन विजन देखता है, कल्पना करता है, जिसको बोला गया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो फर्स्ट प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट में क्या कुछ बातें बताई गई है, जैसा कि यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो की गई है, जिसके लेफ्ट हैंड में टॉर्च दिखाया गया है, जो यह शो कर रहा है कि यूरोप या जो पूरे वर्ल्ड में जो है अंधकार रूपी मोनार्क खत्म हो जाए, और जो पूरी वर्ल्ड है, कंट्रीज हैं, वहाँ रिपब्लिक एस्टेब्लिश करती जाए। ऐसा फ्रेडरिक सोरियू कल्पना कर रहा है कब? 1848 में, जब ये इमेज बनाता है। साथ ही जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, इसके आगे स्विट्जरलैंड और यूएसए शो किए गए हैं, जो कि यह दिखाया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड और यूएसए ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं। उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे देश दिखाए गए हैं। एक बहुत लंबी जो है ये मार्च कर रहे हैं, एक कतार दिखाई गई है, जो कि मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश करने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत किया गया है। साथ ही जो फ्रांस का जो फ्लैग दिखाया गया है, फ्रांस के जो भी यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने अपने झंडे को होल्ड कर रखा है। साथ ही अलग कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज ने अपने अपने जो है फ्लैग को होल्ड कर रखा है। और क्या दिखाया गया है, नीचे जो है यहाँ क्राउन्स या जो मुकुट है वो चकनाचूर किए हुए दिखाए गए हैं। फ्रेडरिक सोरियू इसके जरिए यह शो कर रहा है कि मोनार्क खत्म होने वाला है, मोनार्की पूरे वर्ल्ड में खत्म होने वाली है, और डेमोक्रेटिक या जो कहें रिपब्लिक, कहने का मतलब पावर जनता के हाथ में आने वाली है। जो भी देश का लीडर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसीलिए जो है फ्रेडरिक सोरियू ने ये मुकुट वगैरह है इसको टूटा फूटा सा दिखाया है, ताकि मोनार्की का जो है वो एंड हो। मोनार्की के एंड को शो करने के लिए ये जो है पेंट करा है फ्रेडरिक सोरियू ने। और क्या दिखाया गया है, और ऊपर क्रिस्ट है, आसपास जो एंजल्स हैं, परियां हैं, कुछ यहाँ पर संत महात्मा हैं, यह इस दृश्य को देख रहे हैं। साथ ही जो ये कतार है, इसमें यह जो है क्रिस्ट एंजल्स और संत जो हैं ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, ताकि ये जो कंट्रीज है बहुत जल्दी डेमोक्रेटिक बन जाए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए। साथ ही इन कंट्रीज के लोगों में भाईचारे की भावना बनी रहे। तो यही जो है इन 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। और क्या फ्रेडरिक सोरी शो करता है? फ्रेडरिक सोरियू कहता है कि जो कंट्रीज है वहाँ नेशन स्टेट, जो कंट्रीज है वो नेशन स्टेट बन जानी चाहिए। कहने का मतलब एक ही गवर्नमेंट हो, ताकि एक ही गवर्नमेंट हो, और जो जनता है वो एक ही गवर्नमेंट के द्वारा, एक ही लीडर के द्वारा रूल की जाए। साथ ही सभी जनता जो है उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, सेम लैंग्वेज कल्चर फॉलो किया जाए। ऐसा फ्रेडरिक सोरियू का विजन है। जब ये नेशन स्टेट बन जाए तो मॉडर्न स्टेट भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, यानी नेशन मॉडर्न स्टेट कहने का मीनिंग, नेशन स्टेट कहें या मॉडर्न स्टेट कहें, एक बात कि गवर्नमेंट जो है वो एक ही हो, और गवर्नमेंट कैसी हो? सेंट्रलाइज्ड हो गवर्नमेंट। सबकी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन पास्ट होना चाहिए, कॉमन हिस्ट्री को फॉलो करते हों, ये कॉमन लैंग्वेज बोलते हों। यही नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट में बताया गया है। फ्रेडरिक सोरियू के
जो विज़न को कटाक्ष किया जाता है अर्नेस्ट रेनन के द्वारा। अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि जो ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात की जा रही है, यानी हम कहें नेशन स्टेट या मॉडर्न स्टेट की बात की जा रही है, यह सही नहीं है। अगर अगर एक ही लीडर के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाए, तो वह लीडर अपनी अनलिमिटेड पावर का मिसयूज कर सकता है। ऐसा अर्नेस्ट रेनन विरोध करते हैं। फ्रा वो जो फ्रेडरिक सोर्यू था वो भी फ्रांस का था। अर्नेस्ट रेनन ये भी फ्रांस का है। अर्नेस्ट रेनन ने व्हाट इज नेशन नेशन के ऊपर जो है इसने भाषण दिया। कब? 1882। फ्रांस की ही यूनिवर्सिटी थी सोरबोन। यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में अर्नेस्ट रेनन ने व्हाट इज नेशन पर भाषण दिया, जहां ये बताते हैं कि नेशन बनाना आसान नहीं है, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है वो नहीं होनी चाहिए, यानी पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। ऐसा फ्रेडरिक जो है अर्नेस्ट रेनन कहते हैं। अब जो टॉपिक शुरू हुआ है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसमें क्या बताया गया है? फ्रांस में कॉमन आइडेंटिटी कल्चर इसको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ चीज़ें की गई? जैसा कि बताया गया 1789 में फ्रांस जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद पावर मोनार्की से रिपब्लिक में शिफ्ट हो जाती है, यानी राजा से जनता में पावर शिफ्ट हो जाती है। अब जनता जो थी वो नेशनल असेंबली बनाती है। नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को रूल करने के लिए दिया। ऐसा जो है कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। इसके बाद ला पैत्री और ली सिटियोनी नाम के जो है टर्म्स यूज किए गए। ला पैत्री कहने का मीनिंग फादरलैंड, यानी कि जो फ्रांस की भूमि है, जमीन है, ये सबकी कॉमन है, यानी जो है ये फादरलैंड है। जैसे हम भारत के जो है धरती माता बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस के जो लोग थे वो फादरलैंड कह रहे थे अपनी ज़मीन को, ताकि यहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी ये शो कर सकें। साथ ही अब जो टर्म था सिटीजन यूज़ किया जाने लगा जनता के लिए। कहने का मतलब अब जनता जो है वो लीडर के अंडर में नहीं है। अगर राजा के अंडर में वहाँ की जो जनता हो तो उसे प्रजा कहा जाएगा। अगर इलेक्टेड लीडर है तब वहाँ की जनता है तब उसे नागरिक या सिटीजन कहा जाएगा। और क्या यहाँ पर किया गया? जो राजा का पुराना फ्लैग था उस फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया, न्यू ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट जर्नल थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। थर्ड स्टेट्स को वोटिंग राइट नहीं था। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके नेशनल असेंबली बनाई गई, जहाँ जनता का जो मेन रोल था, जनता के द्वारा ये असेंबली इलेक्ट की जाती थी। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, ताकि जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो ट्रेड पर थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। साथ में फ्रांस की जो लोकल लैंग्वेज थी उसे प्रमोट किया गया, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। और क्या था? जब ये सारे सुधार फ्रांस में किए जा रहे थे, फ्रांस में किए जा रहे थे, इसके बाद आसपास की कंट्रीज़ में भी जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो एमर्ज होने लगी। लोगों ने आसपास की जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आसपास की जो कंट्रीज थी, फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज थी, उन्होंने अपने यहाँ भी जैकोबिन क्लब्स को जो है वो बनाना शुरू किया। जैकोबिन क्लब्स में बैठकर बात करते कि हम अपने देश में कैसे सुधार कर सकते हैं। फ्रांस की जो आर्मीज थी, सोल्जर्स थे, वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का जो आइडिया था फ्रांस से, वो आसपास की अलग कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी एमर्ज की गई। क्यों? मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। और आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने आप का जो है यूनिफिकेशन करवाया, खासकर जो यहाँ जर्मनी इटली की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 1799 में नेपोलियन फ्रांस का जो है
लीडर बन जाता है, रूल करने लगता है। हुआ क्या था? फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्यों? मोनार्की को एंड करने के लिए। लेकिन लेकिन नेपोलियन वापस से जो पूरा मोनार्की है उसको इंट्रोड्यूस करता है। बट ये बर्बन डायनेस्टी का नहीं है। बर्बन डायनेस्टी का नहीं है। ओल्ड मोनार्कियल मोनार्कियल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है अभी। यह सिर्फ मोनार्की सिस्टम को ही इंट्रोड्यूस करता है। पुरानी जो बर्बन डायनेस्टी है वो नहीं रूल कर रही है अब, वो बाद में रूल करेगी, देखेंगे। तो 1799 से 1815 तक नेपोलियन रूल करता है और इसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे देखेंगे। और क्या बोला गया? नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि आम जनता के लिए कुछ नियम, कोड कहने का मतलब नियम इसने इंट्रोड्यूस किए, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। इसके नेम पर ही इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। इसने क्या क्या सुधार किए? जैसे जो बाय बर्थ रिच पर्सन्स को प्रिविलेजेस मिली हुई थी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले हुए थे, उन सबको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। सभी जनता के लिए इक्वल राइट्स दिए। प्रॉपर्टी का जो राइट था वो सभी को दिया गया। साथ ही जब यह सारे सुधार ये फ्रांस में कर रहा था, आसपास की कंट्रीज डच, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज भी इंस्पायर हुई, नेपोलियन का वेलकम किया। नेपोलियन को कहा हमारे यहाँ भी यह सुधार करो। नेपोलियन ने इन कंट्रीज में भी बहुत सारे जो सुधार किए, जैसे फ्यूडल सिस्टम का एंड किया। फ्यूडल सिस्टम कहने का मीनिंग था कि कुछ ऐसे व्यक्ति राजा के अंडर में रहकर काम किया करते थे, अब उनको फ्री कर दिया गया। कुछ किसान थे जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, यानी कि लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, जो जो उन्होंने रिच लैंडलॉर्ड से लोन लिए थे, उन लोन को नहीं चुका पा रहे थे। उन लोगों का, किसानों का टैक्स जो, यानी कि कहीं लैंड रिवेन्यू या लोन माफ करवा दिया गया नेपोलियन के द्वारा। और क्या था? पूरे यूरोप में ट्रेडर्स और बिजनेस पर्सन्स थे, वो गिल्ड बना लिया करते थे। गिल्ड, एल भी आएगा यहाँ। गिल्ड, गिल्ड कहने का मीनिंग था एक ग्रुप, बिजनेस पर्सन्स या ट्रेडर्स का एक ग्रुप। वो ग्रुप बना लिया करते थे और किसी को बिजनेस में एंटर नहीं होने देते थे। वो चाहते थे कि हम ही सारा का सारा जो है वो व्यापार करें, पैसा कमाएं। लेकिन नेपोलियन ने इसको बैन कर दिया, सभी को राइट टू ट्रेड या जो बिजनेस का अधिकार दिया। और क्या सुधार किए? वेट और मेजरमेंट की। फ्रांस में और आसपास जर्मनी, इटली, सभी हर जगह अलग अलग यूनिट्स थी। कहीं 1 किलो का 1000 ग्राम, तो कहीं 1100, एग्जाम्पल के लिए, कहीं 900, कहीं 800। तो मेजर जो वेट की एक जो यूनिफॉर्म यूनिट नहीं थी, कॉमन यूनिट नहीं थी, ऐसे ही मेजरमेंट में था। 1 सेंटीमीटर कहीं 55 से, 1 मीटर कहीं 55 सेंटीमीटर है, तो कहीं 56 सेंटीमीटर, कहीं 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट्स की भी यूनिट्स थी। इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार किया नेपोलियन ने। इन सभी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया और इक्वल वेट और मेजरमेंट की यूनिट इंट्रोड्यूस की। साथ ही नेशनल करेंसी को यूज़ किया जाने लगा। अब बहुत सारी जो है मल्टीपल करेंसीज का यूज़ नहीं किया जा रहा था, एक ही करेंसी का यूज़ किया गया, जिससे ट्रेड और बिजनेस दोनों में दोनों बढ़ावा हुआ। ट्रेड को जो है बढ़ावा मिला, आसानी से ट्रेड किया जाने लगा था, क्योंकि बहुत सारी करेंसीज होगी तो एक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, एक कोई पर्टिकुलर करेंसी है उसकी वैल्यू कम रहेगी, तो ट्रेड करने में समस्या होगी। इसीलिए सिंगल टाइप की जो करेंसीज है उसका यूज़ किया जाने लगा। बहुत सारे सुधार किए नेपोलियन ने, जनता खुश भी हुई। इसीलिए जनता ने नेपोलियन को एज अ मोनार्क एक्सेप्ट किया। लेकिन नेपोलियन की जो कुछ कमियां भी थी, यानी ड्रॉबैक्स, नेपोलियन की कुछ कमियां भी थी, जैसे इसने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कोई भी लीडर हो, उसे अपने आप को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे। चाहे आज हम इंडिया की ही बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इम्प्रूवमेंट भी है, सुधार भी किया जा रहा है। तो ऐसा ही नेपोलियन था, नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन जनता इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर नाराज होने लगी जनता। और क्यों जनता नाराज हो रही थी? नेपोलियन ने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप कहने का मीनिंग था
कि कुछ भी हो, जो भी चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो भी पब्लिश की जाएगी, पहले वो नेपोलियन को शो की जाएगी, सेंसर कर दी गई उसे। यानी कि कोई इंडिपेंडेंटली होकर अपनी चीज़ों को पब्लिश नहीं कर सकता, पहले उसे नेपोलियन या जो इसके कर्मचारी है इनको शो करना पड़ेगा। उसी के बाद जो है वो पब्लिक डोमेन में जनता को जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए किया नेपोलियन ने ताकि नेपोलियन के विरोध में कोई ना लिखे। इस चीज़ के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी। इसने ज़बरदस्ती फ्रांस की आर्मी में आसपास की कंट्रीज़ और फ्रांस के किसानों को ज्वाइन करना शुरू किया ताकि यह अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर सके। जनता इससे भी नाराज़ थी। और क्यों जनता इससे नाराज़ थी? इसने आसपास की कंट्रीज़ में कब्जे करने शुरू कर दिए। कब्जे करने शुरू कर दिए। तो हालांकि वो जो फोर्थ पॉइंट लिखा नहीं है, इस कारण ये 4 कारणों से जनता इससे नाराज़ होने लगी थी। एक तरफ नेपोलियन नेम एंड फेम कमाता जा रहा है, फ्रांस में ही नहीं, आसपास आसपास की कंट्रीज में भी नेपोलियन को जो है बहुत रिस्पेक्ट मिली पहले। इस बात से चार चार कंट्रीज चार कंट्रीज कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, खासकर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो ये मेन लीडर है। इन चारों कंट्रीज ने ग्रुप बनाया और नेपोलियन को हराने की कोशिश की ताकि नेपोलियन को हटाकर ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम यानी बर्बन डायनेस्टी है उसको फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया जा सके। अभी मैंने आपको बताया था नेपोलियन बर्बन डायनेस्टी का नहीं है, ये अलग टाइप की मोनार्कियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन और खासकर कहें ऑस्ट्रिया का जो लीडर है ड्यूक मैटरनिक, वो चाहता है फ्रांस में ओल्ड मोनार्की सिस्टम आ जाए जो कि ड्यूक मैटरनिक के अकॉर्डिंग काम करे। ड्यूक मैटरनिक के अकॉर्डिंग काम करे। दूसरी तरफ जो ये ड्यूक मैटरनिक है ये भी बहुत फेमस व्यक्ति है, यानी जो है ऑस्ट्रिया या कहीं यूरोप का फेमस व्यक्ति है ये भी। तो यह अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसलिए इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को वाटर ऑफ लिप्जिग, जो ये बैटल थी, लिप्जिग जर्मनी का ही एक क्षेत्र है वर्तमान में, वहां इसे हरा दिया। नेपोलियन एक युद्ध हारा, बच गया। दूसरा जो बैटल था वाटरलू 1815, ये भी जर्मनी में लड़ा गया। इस समय 1815 में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया गया और इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में सेंट हेलेना आइलैंड है, वहाँ बंदी बना दिया गया। उसी के बाद नेपोलियन की वहाँ रहते रहते मृत्यु हो गई। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी इन चारों के द्वारा। ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इन चारों ने अपनी जो है फुल सिक्योरिटी सेंट हेलेना आइलैंड पर जो है लगाई थी, जिस कारण नेपोलियन अब नहीं भाग पाया। और फाइनली वाटरलू का जो बैटल था 1815 का, उसके बाद नेपोलियन की स्टोरी एंड हो जाती है। अब फ्रांस में कौन रूल करेगा? फ्रांस में रूल जो है वो करवाना चाहता है ड्यूक मैटरनिक अपने अकॉर्डिंग। तो ड्यूक मैटरनिक ने फ्रांस में पुरानी जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, जैसे लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का था, वैसे ही अब लुइस 18 को जो है राजा बना दिया गया। लुइस 18 को फ्रांस का राजा बना दिया गया। यानी वापस से फ्रांस में ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे देखेंगे कि 1815 में जब ड्यूक मैटरनिक ने बर्बन डायनेस्टी के लीड जो व्यक्ति है लुइस 18 उसको राजा बनाया है, जनता इससे परेशान होगी और आगे बढ़ेंगे। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होगा और इस बर्बन डायनेस्टी को हटाकर लुइस फिलिप को राजा बनाया जाएगा। वो नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे अपने। अब बुक का नेक्स्ट टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू हो रहा है। यहाँ क्या बताया गया है? अब फ्रांस के बाद कहानी शिफ्ट हो रही है पूरा यूरोप पे कहानी शिफ्ट हो रही है। बताया गया है कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, कोई यहाँ पर कॉमन
कल्चर आइडेंटिटी वाले लोग नहीं थे। सबकी अलग अलग लैंग्वेज कल्चर फॉलो किए जा रहे थे। और जो ये यूरोप था, ये किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। डचीज कहने का मतलब जहाँ ड्यूक रूल करते हैं, जहाँ ड्यूक रूल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ड्यूक मैटरनिक, वो भी क्या है, ड्यूक, एक पोस्ट है एक। जैसे सबसे ऊपर किंग, फिर प्रिंस, फिर उसके बाद आर्क ड्यूक, ऐसे पोस्ट होती है। जैसे अपने जनरल आर्मीज की पोस्ट होती है, उस प्रकार से इन जो है मोनार्कियल सिस्टम में इनकी पोस्ट होती है। तो जो ड्यूक था, ये डचीज को रूल कर रहा जो डचीज को रूल करते हैं वो ड्यूक कहलाते हैं। तो ड्यूक डचीज पे रूल कर रहे थे। और जो यूरोप था वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था, जिसे कैंटन्स बोला गया। यहाँ पर जो राजा था वो ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहा था, खुद की मन मर्जी के अकॉर्डिंग रूल कर रहा था पूरे यूरोप में, जगह जगह पर अलग अलग कंट्रीज में। राजा अपनी अनलिमिटेड पावर्स का यूज कर रहा था, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, जो उसकी मर्जी में आया वो वही करेगा। फिर ना ही यहाँ पर किसी की कॉमन आइडेंटिटी थी, ना कॉमन कल्चर था। एग्जाम्पल बताया गया है ऐसा, हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग एम्पायर, यहाँ रूल कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो पार्ट है उसको मिलाकर हैप्सबर्ग एम्पायर बोला गया, जो कि बहुत सारे इसके डिवीजन हुए पड़े थे। कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन्स यहाँ लिखे हैं, जैसे अल्पाइन रीजन, एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ अरिस्टोक्रेट्स, कहने का मतलब रिच पीपल रहते थे और वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे। एक लोम्बार्डी और वेनेटिया वाला पार्ट था इटली का, जहाँ इटली के जो है इटली लैंग्वेज बोली जा रही थी। हंगरी जो पार्ट था, वहाँ पर मग्यार लैंग्वेज, यानी कि जर्मन लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, मग्यार लैंग्वेज बोली जा रही थी। और भी कुछ यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। पोलैंड का जो एक ग्लेशिया एरिया था, वहाँ पोलिश लैंग्वेज बोली जा रही थी। बोहेमिया और स्लोवाक्स रीजन था, वहाँ जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही थी। कुछ किसान थे यहाँ पर, मोस्टली मोस्टली जो यहाँ किसान थे वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे। तो वैसे बहुत सारे पार्ट्स में ये हैप्सबर्ग एम्पायर डिवाइड हुआ पड़ा था। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब क्या था, फ्रांस की जो सोसाइटी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फ्रांस की सोसाइटी टू पार्ट्स में मेजरली डिवाइड हुई पड़ी थी। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स, अमीर लोग, अमीर वर्ग के लोग। दूसरी तरफ थे गरीब किसान। जो ये अमीर लोग थे एरिस्टोक्रेट्स, ये अपनी फैमिलीज की जो मैरिज करते थे वो भी एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज में किया करते थे, ताकि उनके रिलेशन से और मजबूत हो सके, और मजबूत हो सके, उन एरियाज में इन एरिस्टोक्रेट्स का दबदबा हो सके। इसलिए जो एरिस्टोक्रेट्स थे, एक तरफ इनको दिखाया गया है, दूसरी तरफ पीजेंट्स, कुछ ऐसे किसान थे जो खुद की छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, और कुछ ऐसे किसान थे जो रेंट लेकर, किराए पर जमीन लेकर फिर खेती किया करते थे, फिर खेती किया करते थे ऐसे। और क्या हुआ, फ्रांस के जो ये यूरोप की सोसाइटी है, एक तरफ एरिस्टोक्रेट्स है, दूसरी तरफ पीजेंट्स हैं। लेकिन 1750s का समय था, 1750 का दशक। इस समय पूरे यूरोप में जगह जगह इंडस्ट्री सेटअप की जा रही थी। जब इंडस्ट्री सेटअप की जाने लगी, तब न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ। कैसे, जो ये पीजेंट्स थे, ये पीजेंट्स गरीब किसान परेशान हो चुके थे। अब इन किसानों ने सोचा इंडस्ट्रीज में जाकर काम करेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे। बहुत परेशान हुए थे, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, बहुत सारी इनके समस्याएं थी। इस कारण अब ये किसान फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, 11-12 घंटे इनको काम करने पड़ते हैं। कंडीशंस तो अभी भी बहुत पुअर थी इनकी, लेकिन पहले से इनकी कंडीशन थोड़ी जो है वो इम्प्रूव होने लगी, सुधार होने लगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे थे। और जो वेजेस थी, डेली वेजेस थी, दिहाड़ी मिलती थी, वो भी पहले से ज़्यादा थी। यानी किसान खेती जो कर रहे थे उससे अच्छी खासी थी। ना ही ये इतने गरीब रहे अब कि 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाए, ना ही इतने अमीर थे अभी ये कि जो फुल अमीरी वाली ज़िंदगी जी सके। तो ये मिडिल क्लास टाइप के जो लोग थे, मोस्टली जो अपने इंडिया में भी देखा जाता है, मोस्टली मिडिल क्लास के लोग।
तो इस प्रकार जो मिडिल क्लास है इसका राइज हुआ, इसीलिए यहाँ पर न्यू लिखा गया है, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स में डिवाइड हुई पड़ी थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मिडिल क्लास का भी है वो राइज हुआ, ये बात अपनों ने यहाँ पढ़ी है। इसके बाद 2.2 जो टॉपिक है उसमें क्या बताया गया, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म कहने का मीनिंग कि अब जो है कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं। लिबरल कहने का मीनिंग आज़ादी, आज़ादी। अब कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं। इस आज़ादी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सोशल स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म। सामाजिक तौर पर आज़ादी किस चीज़ की थी, किस चीज़ की जो है वो आज़ादी चाह रहे हैं लोग, इक्वालिटी, फ्रीडम लोग चाहते हैं। यानी जो ये खासकर अपने बात करें मिडिल क्लास लोग के लोगों की, मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं, सभी को इक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाए, रिच पुअर मिडल ऐसा कुछ ना रहे, सब इक्वल हों, सब इक्वल ट्रीट किए जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। और चाहते हैं आज़ादी। जो इनके लीडर्स हैं, मोनार्क हैं, इनसे आज़ादी चाहते हैं सोशल स्फीयर के लोग। पॉलिटिकल स्फीयर के लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो ये मोनार्क रूल कर रहा है ना, इसे ख़त्म किया जाए, मोनार्की को ख़त्म किया जाए, यानी इनकी जो ऑटोक्रेटिक रूल है, इस ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म किया जाए। ऐसा ऐसा चाहते हैं कौन, पॉलिटिकल स्फीयर के लिबरलिज्म, लिबरल जो पीपल हैं वो। और पॉलिटिकल स्फीयर में ये और बताया गया है कि जो मिडिल क्लास पीपल है वो चाहती है जनता जो है, जनता के द्वारा सरकार बनी जाए, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कंसेंट ऑफ पीपल, कि सरकार जो है वो जनता की सहमति से बने, यानी मोनार्की का एंड कर कर रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया जाए, पावर जनता के हाथ में हो। ऐसा पॉलिटिकल स्फीयर के जो है पीपल वो कुछ चाहते हैं। इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म, इसका कहने का मीनिंग था, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मार्केट फ्री हो, फ्री मार्केट सिस्टम हो, जनता जो है यानी जो कहीं अपने बिजनेस पर्सन्स हैं वो खुलकर ट्रेड कर सकें। और ये चाहते थे जो राजा जो इनसे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे टैक्सेस ले रहा है, उन टैक्सेस को माफ़ कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए, बैरियर्स हटा दिए जाए, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जहाँ अलग अलग टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे राजा के द्वारा, इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी जो इकोनॉमिक स्फीयर के लिबरलिस्ट हैं, लोग हैं, वो किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं, फ्री मार्केट की आज़ादी चाहते हैं, ताकि ये बिजनेस पर्सन से खुलकर व्यापार कर सकें। ऐसी ही एक और ऐसी ही जो है एक समस्या बताई गई है जर्मनी की। जर्मनी यानी उस समय का जो एक बहुत बड़ा प्रांत था, प्रोविजन था, प्रूशिया। तो जर्मनी को प्रूशिया के नेम से भी जाना जाता था। तो इस जर्मनी या प्रूशिया टोटल 39 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था, 39 स्टेट्स में डिवाइड हुआ पड़ा था। और यहाँ पर 11 ट्रेड बैरियर्स थे, 11 ट्रेड बैरियर्स थे। और क्या बताया गया है, जर्मनी में जो एले 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 क्या थी, एक मेजरमेंट कर जो क्लॉथ को मेजर करने की एक यूनिट थी, जैसे आज मीटर सेंटीमीटर है, वैसे ही एले क्लॉथ को मेजर करने की एक यूनिट थी। अब क्या हुआ कि जो ये एले है, इसकी पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू है। जैसे फ्रैंकफर्ट में बताया गया है एक एले 54.7 सेंटीमीटर के इक्वल था, मेंस में ये एले 55.1 सेंटीमीटर के इक्वल था। और भी 3-4 और बताए गए हैं, मैंने इतने लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जर्मनी में अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट थी, जो ट्रेड था वह आसानी से नहीं हो पा रहा था, बिजनेस पर्सन्स को समस्या होने लगी थी। अब अब फाइनली जो बिजनेस पर्सन्स हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक कस्टम यूनियन बनाया, जिसका क्या नेम था, जोलवेरिन। जोलवेरिन। अब जोलवेरिन फॉर्म की गई, यानी एक कस्टम यूनियन थी, एक ग्रुप था, जिसे फॉर्म किया गया किसके द्वारा, प्रूशिया के द्वारा, यानी जर्मनी के द्वारा। कब, 1834 में। क्यों किया गया, ताकि जो ये समस्याएं ट्रेड करने के दौरान जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को खत्म किया जा सके, इसलिए जोलवेरिन का फॉर्म किया गया 1834 में, प्रूशिया के द्वारा किया गया।
किस लिए? जो टैरिफ बैरियर्स थे इनको रिमूव किया जा सके। राजा जो है, राजा पर जो है वो प्रेशर बनाया जाए, जो ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जाए। और जो करेंसीज़ है, 30 प्लस से भी ज़्यादा करेंसीज़ यूज़ की जा रही थी, उसे घटाकर 2 करेंसीज़ करवाई गई ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। अलग अलग करेंसीज़ की वैल्यू अलग अलग थी, इसलिए इन करेंसीज़ की वैल्यूज़ करेंसीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया। मात्र 2 करेंसीज़ जो थी उसे यूज़ किया गया ताकि ट्रेड अब आसानी से किया जा सके। अब सिंगल इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम ही रह गया जर्मनी में। जर्मनी में मार्केट सिस्टम सिंगल हो गया। कहने का मतलब फ्री मार्केट सिस्टम। जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान हुआ किसके द्वारा? जोल्वेरिन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब जहां हम कहानी को छोड़कर आए थे, बर्बन डायनेस्टी के बाद पास, वहीं से कहानी शुरू होगी। ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों जो थे, ये चाहते थे कि पुरानी जो कंजर्वेटिज्म है, पुरानी विचारधारा है, पुराने ट्रेडिशन ऑर्डर्स हैं, उसे वापस लाया जाए। कहने का मतलब जो बर्बन डायनेस्टी को वापस से रूल करवाया जाए ताकि ड्यूक मैटरनिक फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार कंट्रोल कर सके। इसलिए ही जो है इन चारों के द्वारा ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया जाए, रूल करवाया जाए। साथ में जिन जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, उन क्षेत्रों को वापस जो है कब्जा कर लिया जाए इन चारों के द्वारा। और आसपास की कंट्रीज थी, उनका दिल जीतने के लिए इन चारों ने उन कंट्रीज को भी जो है कुछ पार्ट दिए, जैसा कि इटली का भी देखेंगे। इटली हालांकि इन चारों के साथ नहीं है, लेकिन इटली को भी कुछ गिफ्ट दिए गए। नेक्स्ट जो हम ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट किया गया? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लीडर था ड्यूक मैटरनिक, उसके द्वारा। क्यों? जो पावर्स जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे, कब्जा किए थे जिन क्षेत्रों को, उनको वापस से अपने पास जो है अपने कब्जे में किया जाए। इसलिए इसलिए ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज की गई। किस किस ने पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, पुरानी बर्बन डायनेस्टी, उसको वापस से लाना, उसको वापस से लाना। क्योंकि जब 1815 में नेपोलियन को इन्होंने हराया है, फ्रांस की सीट खाली हो चुकी है। अब ये चाहते हैं फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रूल करवाया जाए और फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाए, ऐसा ड्यूक मैटरनिक चाहता है। और जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, उनको ये छुड़वा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। जैसे नॉर्थ पार्ट में नीदरलैंड को बेल्जियम के साथ ऐड कर दिया गया। नीदरलैंड और बेल्जियम का कुछ पार्ट मिलाया गया, जो इनका जो क्षेत्र था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया का क्षेत्र था, उसके नॉर्थ में। प्रूशिया को यानी जर्मनी ने कुछ सेक्शनी वाले पार्ट पर कब्जा कर लिया वेस्ट पे। गेनोआ या जनोआ जनोआ जो था, वो इटली के पिडमोंट वाले पार्ट में यहाँ ऐड कर दिया। MONT, पिडमोंट, पिडमोंट वाले पार्ट में जनुआ को ऐड कर दिया गया। यानी इटली को भी कुछ गिफ्ट दिए गए। और ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को कुछ पार्ट इटली का मिला, कुछ पार्ट इटली का ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। और इटली को ही कुछ पार्ट जो था, यानी जेनोआ वाला पार्ट था, वो उसके पिडमोंट में ऐड कर दिया, और इटली के कुछ पार्ट को ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। रशिया को पोलैंड दिया गया। बहुत अत्याचार करेगा इस पोलैंड पर रशिया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। उन 39 स्टेट्स को एज इट इज पड़ा रहने दिया गया, कोई इसमें चेंज नहीं किए गए। तो बस ये ध्यान रखना, जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने स्टेट्स थे? 39 स्टेट्स थे। अब जो है टॉपिक 2.4,
द रेवोल्यूशनरीज। अब जो है क्रांतिकारियों का समय आ चुका है। जैसे इंडिया में कुछ जो थे वो मॉडरेट्स थे, उदारवादी थे, जो कि लेटर्स और प्रेयर लेटर्स इनके थ्रू अंग्रेजों से बात मनवाया करते थे। लेकिन लाल बाल पाल लाल बाल पाल और जो कहें भगत सिंह जैसे जो लोग आए थे, इन्होंने क्रांति करनी शुरू की थी। तो ऐसा ही अब यूरोप में भी होगा, अलग अलग क्षेत्रों में होगा। रेवोल्यूशंस किए जाएंगे, बदलाव करना है, मोनार्की को हटाना है, अपने कंट्री का यूनिफिकेशन करना है, इसलिए अब रेवोल्यूशन किया जाएगा। यह लोग प्रेम से बात करने वाले नहीं हैं। रेवोल्यूशन के थ्रू ये लोग जो है अपनी बातें मनवाएंगे। तो गिuseppe मैज़िनी नाम का एक व्यक्ति है इटली का। इसका जो बर्थ है गेनोआ सिटी में बताया गया है, इटली के। पुरानी बुक में 1807 था, न्यू बुक में जो है अब लगभग 3 एक साल से 1805 चल रहा है गिuseppe मैज़िनी का बर्थ, जो ईयर बताया गया है। इसने रेवोल्यूशन करने के लिए क्या किया? कार्बोनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी थी। कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी में इसने ज्वाइन किया, शामिल हो गया, और वहां से कुछ रेवोल्यूशंस कैसे किया जाए इन सब तरीकों को सीखा। जब ये बातें चीजें इसने सीखी तो 1831 में 1831 में जो ये लिंगुरिया वाला पार्ट है इटली के नॉर्थ वेस्ट में, इटली के नॉर्थ वेस्ट में लिंगुरिया वाला पार्ट है, यहाँ 1831 में 24 इयर्स की एज में जाकर रेवोल्यूशन कर दिया, ताकि इटली का यूनिफिकेशन किया जा सके, मोनार्की को हटाया जा सके। लेकिन इस बात का पता किसको लगा? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ड्यूक मैटरनिक को इस बात का पता लगा, ये रेवोल्यूशन पर आ गए हैं, अब लोग रेवोल्यूशन पर आ गए हैं। ड्यूक मैटरनिक ने इस गिuseppe मैज़िनी को इटली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, एग्जाइल कर दिया, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। गिuseppe मैज़िनी इतना पावरफुल नहीं था अभी, इस कारण गिuseppe मैज़िनी को अपने देश को छोड़ना पड़ा, और जो ये इटली के आसपास की कंट्रीज में इसे शरण लेनी पड़ी। फिर ये गया फ्रांस में। गिuseppe मैज़िनी जो है फ्रांस में गया। फ्रांस में जाकर उसने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी, यानी इसने टोटल 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई है। एक है यंग इटली, जो कि फ्रांस की सिटी मार्सिलेज में इसने फॉर्म की। सेकंड है यंग यूरोप, जो स्विट्जरलैंड की सिटी बर्न में इसने फॉर्म की। देखो नेम क्या है, यंग। ये खुद कितने ईयर का था? 24 ईयर की एज में इसने जो है रेवोल्यूशन की है। इसलिए यह यंग लोगों को इंस्पायर करना चाहता था, यंग लोगों से क्रांति करवाना चाहता था। इसीलिए इसने यंग इटली नाम की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, यंग लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, क्योंकि नौजवानों का खून ज़्यादा गर्म होता है। इस कारण नौजवानों को इसने जोश बढ़ाया, ताकि अपने देश में सुधार किया जा सके। बहुत प्रयास कर रहा है गिuseppe मैज़िनी अपने देश को यूनाइट करने के लिए, मोनार्की को हटाने के लिए। लेकिन फाइनली यह अपने देश को यूनिफाई नहीं करवा पाता है, ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं उस समय की, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सुधार करने ही नहीं दे रही। खासकर कहीं ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मैटरनिक है, ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मैटरनिक है, वो इन सारे चेंजेस को होने नहीं देना चाहता। वो पुरानी मोनार्कियल सिस्टम, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस प्रकार की चीजें रखना चाहता है, ताकि इसका दबदबा बना रहे, इसका दबदबा बना रहे। चलो आगे देखते हैं। जो रेवोल्यूशन अपने देख रहे थे, तो बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1830 से 1848 तक, इसमें भी रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था 1815 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू। किसको हराया गया था? नेपोलियन को। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर हरा दिया था। फिर 1815 में क्या हुआ था? ड्यूक मैटरनिक ने राजगद्दी किसको दी? बर्बन डायनेस्टी को, लुइस 18 को। बर्बन डायनेस्टी को उसने राजगद्दी पर बिठाया। तो 1815 में कौन आ गया था? बर्बन डायनेस्टी। 1815 से 1830 तक कौन रूल करेगा? बर्बन डायनेस्टी। अब फ्रांस की जनता
परेशान हो चुकी है। बर्बन डायनेस्टी किंग जो है यहाँ का इससे परेशान हो चुकी है, वो रेवोल्यूशन करेगी। फ्रांस की जनता अब रेवोल्यूशन करेगी कब? 1830 में, जुलाई 1830 में फ्रांस की जनता रेवोल्यूशन करती है और कहती है कि जो 1815 में जो राजा रूल कर रहा था यहाँ पर, हमें इससे आज़ादी चाहिए, हमें इससे आज़ादी चाहिए। जनता सड़कों पर निकल पड़ी, जनता सड़कों पर निकल पड़ी। जो लुइस 18 था, बर्बन किंग था, उसको हटाने के लिए। अब जो फाइनली बर्बन डायनेस्टी को हटा भी दिया जाता है, जनता जो थी विरोध कर रही थी, बर्बन डायनेस्टी को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, वो निकल गया, हट गया। अब फ्रांस की गद्दी फिर खाली हो गई कब? 1830 में। 1830 में फ्रांस की गद्दी फिर खाली हो चुकी है। जैसा कि फ्रांस की जनता रिपब्लिक चाहती थी, रिपब्लिक हुआ फ्रांस। यानी कि पावर किसके पास आई? जनता के पास। जनता ने नेशनल असेंबली फॉर्म की। नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने ऑफर किया लुइस फिलिप को। क्या ऑफर किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का ताज। कहा, क्या आप संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे? लुइस फिलिप ने कहा, बिल्कुल, संविधान के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। अब यानी अभी भी मोनार्क है, लेकिन कैसी मोनार्क है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी जो राजा है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी अनलिमिटेड पावर्स का यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो है ये जनता के द्वारा चुना गया है। जनता ने असेंबली को फॉर्म किया, असेंबली के मेंबर्स ने लुइस फिलिप को जो है वो बनाया है किंग। कैसा किंग? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाला किंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस कारण जो ये ड्यूक मैटरनिक है, ये कहता है कि जब फ्रांस की जनता छींकती है ना, पूरे आसपास के यूरोप में सर्दी फैल जाती है। व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ यूरोप कैसेस कोल्ड। क्योंकि ये मैटरनिक ऐसा क्यों कह रहा है? जैसे छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही जब क्रांति शुरू हुई थी फ्रांस से, तभी आसपास के देशों में आग लगी, क्रांति शुरू हुई थी। यानी कि ये कहता है कि जैसे छींक मारी जाती है, यानी कि जैसे फ्रांस में क्रांति की जाती है, छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो फ्रांस की क्रांति से आसपास की कंट्री इन्फेक्ट हुई है और आसपास की कंट्री भी रेवोल्यूशन कर रही है। जैसे जुलाई 1830 में ही ब्रुसल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, ब्रुसल्स में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ की जो जनता थी वो आजाद आजाद होना चाहती थी। किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। उस समय यूके का पार्ट नीदरलैंड भी था, लेकिन कैसे आज़ाद हुआ बाद में इसके बारे में नहीं पता, बताया भी नहीं गया है। बाकी आगे जो एक्स्ट्रा अपने विकिपीडिया पर देख सकते हैं। जुलाई 1830 में ब्रुसल्स में भी क्रांति हुई और यहाँ जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने ब्रुसल्स को कब्जे में कर रखा था। क्रांति इतनी ज़्यादा हुई कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स को ब्रुसल्स को आज़ाद करना पड़ा। इसीलिए ही तो ड्यूक मैटरनिक कहता है कि देखो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से शुरुआत हुई। कहाँ फैली? ब्रुसल्स में भी फैली। इसीलिए ही छींक से कंपेयर किया गया है फ्रांस को। जैसे छींक मारने से आसपास के लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के कारण आसपास की कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन हुए। इसीलिए ड्यूक मैटरनिक जो ऐसा सेंटेंस बोलता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो कहाँ कैसा रेवोल्यूशन हुआ? जुलाई का रेवोल्यूशन कब? 1830 में। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में क्यों हुआ? बर्बन किंग्स को हटाकर रिपब्लिक लाने के लिए और लुइस फिलिप को राजा घोषित कर दिया गया। ब्रुसल्स में क्या हुआ? जुलाई 1830 में ही यूके से आज़ाद होना चाहते थे और इसीलिए ब्रुसल्स की जनता ने रेवोल्यूशन किया और फाइनली आज़ाद हो गए। अब जो मैं अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो है इसका सब पार्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक ग्रीक ग्रीस या अपने कहें ग्रीस कंट्री। जो ग्रीस कंट्री है यह यह भी यूरोपियन कंट्री है। क्या बताया गया है? 15th सेंचुरी से ही, 15वीं शताब्दी से ही जो ग्रीक था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में रूल कर रहा था। ओटोमन एम्पायर कहने का मीनिंग है टर्की। जो मेन कंट्री यहाँ रूल कर रही थी वो थी टर्की। टर्की कंट्री ओटोमन एम्पायर को रूल कर रही थी। और ओटोमन एम्पायर के अंडर में ही कौन सी कंट्री थी? ग्रीक। कब से? 15th सेंचुरी से ही। लेकिन जब रेवोल्यूशन का दौर चला, रेवोल्यूशन का दौर चला, उस समय
ग्रीक में भी क्रांति शुरू हुई 1821 में। 1821 से 1832 तक, 1832 तक ये क्रांति चलती है। 1821 में ग्रीक की जनता ने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। हमें अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, ऐसा ग्रीक कहने लगा। जनता रेवोल्यूशन करने लगी ग्रीक की। आसपास की कंट्रीज ने भी ग्रीक को सपोर्ट किया। क्योंकि क्योंकि ग्रीस जो कंट्री है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन की क्रैडल कही जाती है, यानी क्रैडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। जैसे हम कहें कि हमारी जो एशियन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी कि हड़प्पा सिटी से जो है, एक जो जगह थी, प्लेस था, वहां से जो सिविलाइजेशन पनपी, वैसे ही यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीक से पनपी है। इस कारण आसपास की कंट्रीज ने ग्रीक्स ग्रीस को सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये अंग्रेजी कवि था, इंग्लिश पोइट था। इसके पास जितना भी धन था उसने ग्रीस को दे दिया, बहुत पैसे दिए, फंड दिया। साथ में ये खुद लड़ने के लिए भी गया, ग्रीस के लिए लड़ने के लिए भी गया ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को कब्जा कर रखा है। इसीलिए लॉर्ड बायरन ऑटोमन एम्पायर से लड़ता है। लेकिन लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली ऑटोमन एम्पायर भी परेशान हो चुका था रेवोल्यूशन के कारण। अब समय आता है 1832 का। 1832 में जो ये ऑटोमन एम्पायर, यानी कि अपने कहें टर्की की एक सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपल, इस कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में एक तरफ ऑटोमन टर्की, या कहें कि ऑटोमन एम्पायर है एक तरफ, और एक तरफ है ग्रीक। एक तरफ है ग्रीक। इन दोनों के बीच में क्या हुई? ट्रीटी। ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच में। कब? 1832 में। और क्या हुआ फिर? ऑटोमन टर्की ने ग्रीस को आज़ादी दे दी। ग्रीस को आज़ादी दे दी। ग्रीक जो, यानी कि ग्रीक कहें या ग्रीस कहें, जो कंट्री है, इसको आज़ादी दे दी। कब? 1832 में। किसके तहत? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एमसीक्यू का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ? 1832 में हुआ। जिसके तहत ग्रीस कंट्री को ऑटोमन एम्पायर ने आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट जो है 3.1 टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब क्या था? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्रांतियों को पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो क्या बताया गया है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें देश का यूनिफिकेशन करवाना है, हमें देश को यूनाइट करवाना है, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। हथियार नहीं उठाएंगे ये लोग। ये फिर क्या करेंगे? अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे, अपने फोक सॉन्ग, फोक कहने का मीनिंग लोकल, लोकल सॉन्ग, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, वैसे ही यहाँ जो है लोकल सॉन्ग्स, यानी कहें फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे, ताकि कंट्री को यूनाइट किया जा सके और अपने आसपास के क्षेत्रों को छुड़वाया जा सके। हथियार नहीं उठाएंगे ये। तो रोमांटिक इमेजिनेशन को क्या बोला गया, या रोमांटिसिज्म को क्या बोला गया है? कल्चरल मूवमेंट। ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने वाला मूवमेंट है। तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? यह एक कल्चरल मूवमेंट है। दो स्टोरी बताई गई है यहाँ, एक जर्मनी की, एक पोलैंड की। जर्मनी और पोलैंड की। अब जो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर है, जर्मनी का, ये एक फिलोसोफर है। ये क्या कहता है? जर्मनी की जनता को दास फोल्क, यानी कि हम सब जर्मन की जो जनता है वो कॉमन पीपल है। कॉमन पीपल कहने का मीनिंग जर्मन में दास वोल्क। वी आर दास वोल्क। हम कॉमन पीपल हैं, हम अलग नहीं हैं। बल्कि जो हमारे क्षेत्रों को कब्जा कर रखा है, भले ही हमारे क्षेत्र को आसपास की कंट्रीज ने कब्जा कर रखा है, लेकिन हम अपने आप को अलग न समझें। हम कॉमन पीपल हैं। साथ ही इसने कहा कि जो जर्मनी की जो जनता है, इनकी भावना को जगाने के लिए, इनकी ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, या जिसको कहें वॉल्गिस्ट वॉल्किस्ट कहें, यानी कि द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी कि जर्मनी की जनता की भावना जगाने के लिए क्या किया जाए? फोक सॉन्ग्स का यूज किया जाए।
पोएम्स का यूज़ किया जाए, फोक डांस का यूज़ किया जाए, ताकि नेशनल फीलिंग को जगाया जा सके, जर्मन पीपल में नेशनल फीलिंग को एमर्ज किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। इसलिए लोकल सॉन्ग्स, लोकल पोयम, लोकल डांस को प्रमोट किया जाए। क्या बताया जोहान गॉटफ्राइड ने? कहता है कि जर्मनी की जनता कॉमन पीपल है, यानी कि हम सब कॉमन पीपल हैं, कोई अलग नहीं है। और ये कहता है कि जर्मनी की जनता में भावना जगाने के लिए, यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, कहने का मतलब इनकी भावना जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएं। जोहान गॉटफ्राइड हर्टर कहता है कि हम जर्मन पीपल की जर्मन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे एमर्ज करें, विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, यानी लोकल सॉन्ग, लोकल डांस, लोकल पोएम्स। इसके थ्रू हम जर्मन जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज कर सकते हैं। एमर्ज कर सकते हैं। साथ ही जो है हम जर्मनी की जनता को यूनाइट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ये कल्चर मूवमेंट है फेल हो जाएगा। क्यों? जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा ही नहीं ऐसे, फिर कैसे होगा? लास्ट में पढ़ेंगे। ओटो वॉन बिस्मार्क नाम का व्यक्ति आएगा, ओटो वॉन बिस्मार्क नाम का व्यक्ति आएगा, और वो जर्मनी में क्रांति करेगा, वो रेवोल्यूशन करेगा, वो लड़ाइयाँ लड़ेगा, फिर जाकर जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। कल्चरल मूवमेंट को बढ़ावा देकर जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। बस ये टॉपिक बता रखा है फिलहाल एक बार। और क्या है अगला जो है वो पोलैंड की घटना घटना बताई हुई है। पोलैंड जो था वो किसके कब्जे में था? रशिया के कब्जे में था। ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ा था, रशिया गॉट अ पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया ने पोलैंड के कुछ पार्ट पर कब्जा कर रखा था। अब पोलैंड क्या चाहता है? आज़ादी। पोलैंड भी आज़ादी चाहता है रशिया से। फिर यहाँ पर ये हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, ये कल्चरल मूवमेंट है, यहाँ पर कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने। इन्होंने हथियार नहीं उठाए। पोलैंड ने, यानी कि कैरोल कुरपिंस्की के कहने पर हथियार नहीं उठाए। लेकिन इनको रशिया से आज़ादी चाहिए। तो फिर क्या किया? कैरोल कुरपिंस्की कहता है, वही जो ये कर रहे थे, फोक डांस सॉन्ग को बढ़ावा दे रहे थे, ये भी फोक सॉन्ग्स, फोक डांस को बढ़ावा देता है, जैसा कि बताया गया है। जो फोक डांस है पोलैंड का, कौन कौन सा? पोलोनाइज एंड मजूरका। पोलोनाइज एंड मजूरका, ये पोलैंड के फोक डांस है। इन फोक डांस का यूज किया कैरोल कुरपिंस्की ने, और कहा कि जर्मनी की ये जो पोलैंड की जनता को नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जाए फोक डांस के थ्रू। कौन कौन से फोक डांस? पोलोनाइज और मजूरका। इन फोक डांस की हेल्प से पोलैंड की जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करी कैरोल कुरपिंस्की ने। और क्या था साथ ही साथ? पोलैंड में जो प्रीस्ट थे और बिशॉप्स थे, जो यानी कि धार्मिक गुरु, प्रीस्ट और बिशॉप्स, तो कुछ धार्मिक लोग थे पोलैंड के, वो पोलैंड की चर्च में पोलिश लैंग्वेज का यूज करने लगे, और पोलैंड की जनता को प्रमोट करने लगे कि आपको पोलिश लैंग्वेज ही यूज करना है, रशियन लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। इस बात का पता लगा रशिया को कि हमने पोलैंड को कब्जा कर रखा है, और ये अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, पोलिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और खासकर जो ये प्रीस्ट और बिशॉप्स हैं, ये बढ़ावा दे रही हैं अपने कल्चर का और जो है लैंग्वेज का। तो प्रीस्ट को और बिशॉप को रशिया की जो जेल थी, साइबेरिया, रशिया का जो पार्ट है साइबेरिया, साइबेरिया की जेल में ले जाया गया और वहां पर इन्हें छोड़ दिया गया। तो फाइनली हम कहें कि पोलैंड भी कल्चरल मूवमेंट के थ्रू आज़ाद नहीं हुआ, इन्हें आज़ादी नहीं मिली, इनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कल्चरल मूवमेंट फेल हो गया? बिल्कुल, कल्चरल मूवमेंट फेल हो गया। एक और बात जो बता रखी है यहाँ ग्रीम ब्रदर्स के बारे में, ये भी रोमांटिक फिलोसफर्स हैं, यानी कि
कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये भी। दो भाई हैं ये, कौन कौन? जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम। बाकी इनकी जो है ईयर वगैरह बता रखा है, कहाँ कहाँ जो है इनका बर्थ वगैरह हुआ। ठीक है, हनाउ सिटी में हुआ था इनका बर्थ। जर्मनी के हैं ये लोग, फिलोसफर्स हैं। ये क्या थे, जब ये अपनी लॉ की स्टडी कर रहे थे, लॉ की स्टडी करने के दौरान ही यह गांव गांव भटके। 6 साल तक, 6 साल तक गांव गांव भटके। जितनी भी पुरानी पीढ़ियों से सुनते आ रही जो कहानियां थी, किस्से थे, उनको इकट्ठा किया, परियों की कहानियों को, यानी फेरी टेल्स वगैरह है, इन सबको इकट्ठा किया ताकि जर्मनी के बच्चों को उनके पूर्वजों की छोटी छोटी कहानियां हैं वो सुनाई जा सके। जब इनका कंपाइलेशन हो गया तो इन्होंने 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने, जैकोब ग्रिम और विल्हम ग्रिम, इन्होंने 1812 में पहली फेरी टेल्स जो थी पब्लिश की, यानी कि जो परियों की कहानियां थी वो पब्लिश करी। कब? 1812 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ ही समय बाद इन्होंने जो डिक्शनरीज वगैरह थी उसकी 33 वॉल्यूम यानी 33 पार्ट की डिक्शनरी थी जर्मन लैंग्वेज की, ये पब्लिश की। 33 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स यानी पार्ट्स, 33 जो पार्ट्स थी जर्मन लैंग्वेज की वो पब्लिश की, जिसमें कुछ कहानियां, किस्से और जो है ऐसे कुछ बातें बताई गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। पहले रेवोल्यूशन चल रहा था, बीच में कल्चरल मूवमेंट आया, वापस से रिवॉल्ट चला रहे हैं। इतना सत्यानाश कर रखा है स्टोरी का, कहानी का, बुक का, पूछो ही मत। अब वापस से रेवोल्यूशन का दौर। बात है अब 1830s की, 1830 के दशक की। वापस से 1830 के दशक पर आ गए हम, जहां रेवोल्यूशन को छोड़ा था, वापस से रेवोल्यूशन पर आ गए। अब क्या हुआ, जो यूरोप की जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी थी। जनसंख्या बढ़ने लगी है, लेकिन जॉब्स हैं वो कम हो चुकी है। जॉब्स क्यों कम हो चुकी है? इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है यूरोप में। दूसरी तरफ क्रॉप्स फेल हो गई, फसल उगी नहीं, फूड शॉर्टेज हो गया, खाने पीने की कमी हो गई। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ये कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, compete नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं फैक्ट्री मेड गुड्स का। जो वस्तुएं जो वस्तुएं फैक्ट्री में बनाई जा रही थी वो जल्दी बन रही थी, वो जल्दी बन रही थी, और जो वस्तुएं हाथों से बनाई जा रही थी उसकी वैल्यू ही नहीं थी। हाथों से बनाई गई जो वस्तुएं थी वो महंगी भी थी, महंगी भी थी। इसलिए जनता जो थी वो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट थे, उनको प्रेफर कर रहे थे। अब जो यूरोप की जनता है वो परेशान हो चुकी है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब है नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां जो है वो सेटअप की जा चुकी है। इस कारण जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी, अलग अलग जगहों में आंदोलन होने लगे। लेकिन यहाँ जो हमें बताया गया है वो 1848 में ऐसी ही घटना, फूड फूड शॉर्टेज की घटना फ्रांस में हुई। अब याद करो, 1815 में कौन जो है वापस रूल करने आ गया था? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी को किसने? ड्यूक मैटनिक लेकर आया था। 1815 से लेकर 1830 तक कौन रूल कर रहा था? वही बर्बन डायनेस्टी। और हमने 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो ये बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, जनता उससे परेशान हो चुकी थी। उसके बाद 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसको बनाया गया था? लुइस फिलिप को बनाया गया था। लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। ये रहा लुइस फिलिप। अब लुइस फिलिप फ्रांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो है समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है फैक्ट्रीज को लेकर और फूड शॉर्टेज को लेकर। फाइनली लुइस फिलिप भाग गया, फ्रांस को छोड़कर, फ्रांस की गद्दी छोड़कर भाग गया, क्या मुझसे नहीं संभलेगा, निकल पड़ा ये। इसके बाद
फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने पावर अपने हाथ में ली और कहा कि जो वर्कशॉप्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे। जगह जगह पर फ्रांस में वर्कशॉप सेटअप किए गए और जो जनता थी, फ्रांस की जनता थी, उनको रोजगार दिए गए। फ्रांस की जनता को रोजगार दिए गए। वर्कशॉप्स यानी छोटी छोटी फैक्ट्रीज या जो है कुटीर उद्योग कहें जिसको, कॉटेज इंडस्ट्री, इस टाइप की जो चीज़ें थी वो सेटअप की गई छोटी छोटी सी, ताकि फ्रांस की जनता को रोजगार दिया जा सके। ऐसा ही एक जो विद्रोह है वो सिलेसिया का दिखाया गया है। ये सिलेसिया जो है पोलैंड का एक पार्ट है। इस पर हालांकि कई क्षेत्रों का कब्जा था, लेकिन एक मेजर पार्ट जो था वो पोलैंड ने कब्जा कर रखा था। पोलैंड के कुछ वीवर्स थे। ये वीवर्स क्या करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनसे कच्चा माल पहले लेते और फिर कपड़े वगैरह तैयार करके उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच देते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स जब इनको रॉ मटेरियल दे रहे थे, अपनी जितनी भी जो पैसे वगैरह थे इनसे ले लिया करते थे। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट ये वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे, जब फाइनल प्रोडक्ट यानी क्लॉथ वगैरह वीवर्स तैयार करके कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे, तब ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको बहुत ही कम पैसे देते थे। वीवर्स इस बात को लेकर परेशान होने लगे कि बहुत कम इनको पैसे दिए जा रहे हैं। इस कारण अब जो ये वीवर्स थे, इन्होंने 4 जून 1845, 4 जून 1845 को रेवोल्यूशन कर दिया। पीछे पड़ गए कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो इनको बहुत कम पैसे दे रहे थे। ये लोग सड़कों पर निकले और कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पर पहुंचे, तोड़ फोड़ मचानी शुरू की, लूटपाट मचानी शुरू की। कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये डर गए। ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी वाइफ्स और बच्चों को लेकर अपने क्षेत्रों को छोड़कर भाग गए। अगले दिन यानी बताया गया बुक में 24 घंटे बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स किसको लेकर आए, आर्मीज को लेकर आए। और इन आर्मीज ने 11 वीवर्स को गोली मार दी और कुछ घायल हो गए थे। तो ये जो है घटना पोलैंड की बताई गई, सिलेसिया की बताई गई। इसके बाद